Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3, subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So dear learners, we are today going to discuss about the pharmacology of tetracycline. So let's start with the history of tetracycline. So tetracycline was you can say first discovered in the 1945, and the scientists who are responsible for the discovery of this first tetracycline are known as Dr. Subba Rao and Dr. Benjamin Duggar. So the name of the first tetracycline is chlortetracycline. ठीक है. So chlortetracycline is also known as, at that moment it was also known as the aureomycin, which is first time isolated from a bacteria known as Streptomyces aureofaciens. ठीक है ना. तो मिट्टी में रहने वाले एक बैक्टीरिया से ये मिला था जिसका नाम था Streptomyces aureofaciens, और aureofaciens की वजह से इसका नाम जो था उस टाइम पर पड़ गया aureomycin. बाद में इसका जब स्ट्रक्चर रिवील हुआ तो बाद में पता चला कि नहीं, इसके अंदर 4 रिंग्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, टेट्रासाइक्लिन. ठीक है ना. ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 1950 में आया, जिसको उस टाइम पे टेरामाइसिन बोला. टेरामाइसिन इसलिए बोला बिकॉज टेरा का मतलब मिट्टी हो जाता है. ठीक है. और ये भी सबसे पहले मिट्टी में से ही निकला था. स्पेसिफिक बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस. ठीक है. तो स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस में निकला, इसलिए इसको हमने टेरामाइसिन बोला और आगे चलकर इसका नाम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया. दिस इज डिस्कवर्ड इन 1950. ठीक है. सो अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो 4 रिंग होते हैं टेट्रासाइक्लिन, नाम से जैसा पता चल रहा है. तो 4 रिंग होंगे, तो 1 2 3 4. ठीक है. अब हम समझ लेते हैं. तो 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स हैं, और अगर हम इसका केमिकल थोड़ा सा बात करें कि कौन सा डेरिवेटिव है, तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ऑक्टाहाइड्रोनैप्थासिन. ठीक है ना. तो ऑक्टोहाइड्रोनैप्थासिन का डेरिवेटिव है. इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल. ठीक है. लगभग ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के अगेंस्ट में काम करता है. थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो बिटर है, थोड़ा कड़वा लगता है खाने में. ठीक है. इसलिए इसके ऊपर टैबलेट के ऊपर मास्किंग की जाती है. ठीक है. वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी थोड़ी पुअर है, और यही रीज़न है कि इसका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो अनस्टेबल माना जाता है. ठीक है. जो न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स हैं, लिटिल बिट दे हैव अ गुड लिपिड सॉल्युबिलिटी, दे हैव अ हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर मोर पोटेंट. ठीक है ना. जितना अच्छी लिपिड सॉल्युबिलिटी होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिकली मतलब जहाँ पर लिपिड सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होंगी वहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं रिंग 1 2 3 4, 4 रिंग हैं यहाँ पर. ठीक है. आप इसको 1 2 3 नंबरिंग इधर से स्टार्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है. तो अब जो सब्स्टिट्यूशंस होंगे वो अलग अलग पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशंस होने की वजह से इसकी जो काइनेटिक प्रॉपर्टी है, पोटेंसी है, वो वेरिएबल होती चली जाती है. ठीक है. तो जो सबसे पहला जो आया था क्लोरटेट्रासाइक्लिन, वहाँ अगर आप देखें तो R1 R2 R3 R पोजीशन 4 सब्स्टिट्यूशंस होंगे. R1 ये रहा, R2 R3 और R4. ठीक है. जब सारे पोजीशंस पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन, जैसे R1 पे क्लोरो हो जाएगा, R2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, R3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, और R4 पे एक H लग जाएगा, देन इट इज़ नोन एज क्लोरटेट्रासाइक्लिन. फिर टेट्रासाइक्लिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा. जो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा था वहाँ पर H आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर रहेंगी. ठीक है. अब इसी तरीके से और भी सब्स्टिट्यूशंस हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डिमेक्लोसिलिन, मेथासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड मिक्लोसाइक्लिन. ठीक है. सो ये आपके रेफरेंस के लिए है. ठीक है. सो अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन कैसे किया हमने, ठीक है ना, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स. सो जैसे सल्फोनामाइड्स में हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे बात की थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही हम बात करेंगे. तो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स की बात होगी. अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी जो हाफ लाइफ है वो देख लेते हैं नियरली कितना है. तो शॉर्ट एक्टिंग का जो हाफ लाइफ है दैट इज नियरली 6 to 8 आवर्स. और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन. तो यानी कि आप इन तीनों को मान सकते हैं कि इट हैव अ मैक्सिमम एफिकेसी अप टू द 8 आवर्स. ठीक है. इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो इनका थोड़ा सा विंडो बढ़ गया टी हाफ का, दैट इज मैक्सिमम अप टू 12 आवर्स. और एग्जांपल्स आर डेमिक्लोसाइक्लिन एंड द मेथासाइक्लिन. लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो ये थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग भी हैं, प्लस ब्रॉड मतलब ज़्यादा देर तक बॉडी में रहने वाले हैं. यानी कि
16 आवर्स, ठीक है, मोर देन 16 आवर्स दे हैव अ हाफ लाइफ, ठीक है ना। एग्जांपल्स आर डॉक्सीसाइक्लिन एंड द मिनोसाइक्लिन, ठीक है। सो अब सोर्स के हिसाब से भी कुछ साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। नेचुरल अकरिंग की बात करें तो क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिंस और रिमोसस से निकले थे, ठीक है। लेकिन आगे चलकर फिर जब हमें देखने को, मैंने पहले बोला ईल्ड की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नेचुरल सोर्स से आप निकालोगे तो कितने आप बैक्टीरिया से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर दैट वी हैव टू मूव टू द सिंथेटिक पाथवे, और वहाँ जब हम पहुँचे तो हमारे पास कुछ नए एनालॉग्स आ गए, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड मिक्लोसाइक्लिन, ठीक है ना। ये आपके नए सेमी सिंथेटिक एनालॉग्स थे। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टेट्रासाइक्लिन, क्या क्या खास खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल मैंने बना दिए हैं, हाँ, अब इनको थोड़ा हम समझ लेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और डिमिक्लोसाइक्लिन को एक साथ रखा हुआ है। अब इसमें समझते हैं क्या क्या है। इसकी पोटेंसी थोड़ी लोअर होती है और डोजेस जो हैं दैट इज नियरली 250 to 500 मिलीग्राम TID, ठीक है। ओरल रूट से स्टेबल है, बट हाफ लाइफ छोटी है, इसकी वजह से ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत इनका कम है और दैट इज नियरली 60 to 80%। जनरली ये किडनी के रास्ते एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एंड इनके साथ डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज द रीज़न वाई दे आर मतलब यूज्ड विद द प्रिकॉशन, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिटी कॉज करता है, लेकिन ये वाले जो टेट्रासाइक्लिन है जो कि थोड़ा लोअर पोटेंसी वाले हैं वो कम फोटोटॉक्सिक है। यानी फोटोटॉक्सिक का मतलब कि जब आप सनलाइट में निकलेंगे और आपने अगर टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट में है तो उससे क्या होगा, एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फॉर दैट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फोटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो फोटोटॉक्सिसिटी जो है वो कम देखने को मिलता है, बट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिनकी पोटेंसी बहुत अच्छी है, जैसे मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ट्रिग्लोसाइक्लिन, ठीक है ना, ये 100 से 200 मिलीग्राम पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, स्पेशली लिपिड सॉल्युबिलिटी है, दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, ठीक है। और हाफ लाइफ तो मैंने आपको पहले बता दिया था, मोर देन 16 आवर्स, दैट विल बी लास्ट अप टू द 24 आवर, ठीक है। दे हैव अ वेरी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन एंड नियरली 95 to 100% दिस टेट्रासाइक्लिन विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। लीवर के रास्ते ये बाहर निकल जाते हैं और इनके साथ डायरिया होने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट फोटोटॉक्सिटी होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि फोटोटॉक्सिटी होने के चांसेस इसके साथ बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन्स। तो जनरली एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, मैक्रोलाइट्स हो गए या फिर टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे काम करते हैं, बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सो क्या करता है इसको देख लेते हैं, एक हम आगे एक डायग्राम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो जनरली व्हाट इट कैन डू, इट कैन इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। आप ध्यान रखिएगा ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को टारगेट नहीं करता है, ठीक है। जो डोज हम देते हैं वो इतनी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को ही टारगेट करे, बट हाँ कभी कभी केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अब ये होता क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S राइबोसोम से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद अमीनो एसाइल tRNA जिसका काम है tRNA जो है इसका काम क्या है, ये अमीनो एसिड्स को कैरी कर कर लाता है और 2 साइट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्सेप्टर साइट और एक होता है पेप्टाइडल साइट। तो एक्सेप्टर साइट पर ये अमीनो एसाइल tRNA लाकर एक नए अमीनो एसिड को रख देता है, ठीक है ना। अब जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हुआ, मतलब कैसे इनहिबिट हुआ, 30S से बाइंड किया और उसने टारगेट कर दिया अमीनो एसाइल tRNA को, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ससेप्टिबल हैं, यहाँ आप पहले इस डायग्राम को देख लो, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम, KDT में ये बहुत कॉमन डायग्राम है, देखने को मिलता है KD त्रिपाठी में, ठीक है। सो हियर द प्रोटीन सिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, चेन एलोंगेशन एंड द ट्रांसलोकेशन। सो हियर दिस इज द एक्सेप्टर साइट, ठीक है, और दिस इज द व्हाट, द पेप्टाइडल साइट, P जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये 30S राइबोसोम है, ठीक है। अब यहीं पर सारी कहानी होनी है, हाँ। तो ये क्या करता है कि ये आपके जो अमीनो एसाइल tRNA है
उसको टारगेट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की शिफ्टिंग जो है, जो अमीनो, क्योंकि प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो जब अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो फॉर दैट व्हाट इट कैन डू, इट कैन इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ द अमीनो एसिड टू द पर्टिकुलर पेप्टाइडल साइट, और इसकी वजह से प्रोटीन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जनरली ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, और इसके लिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह से माना जाता है, ठीक है। जनरली ग्राम नेगेटिव में ये पोरीन चैनल्स के थ्रू मूवमेंट करता है, और ग्राम पॉजिटिव में ये आपका एनर्जी बेसिस के ऊपर काम करता है, ठीक है। नाउ अगर स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिसाइडल नहीं है, बट कभी कभी कुछ कंसंट्रेशन पर, ज़्यादा कंसंट्रेशन पर इसकी बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक के साथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। किन किन के अगेंस्ट में ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है, अगर हम बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये रिकेट्सी, क्लैमिडिया और माइकोप्लाज्मा को भी टारगेट करता है, और कुछ एक्टिनोमाइसिटीज और प्रोटोजोआस का भी टारगेट करता है, ठीक है। कोकस भी इसका टारगेट है, स्पेशली अगर हम बात करें तो न्यूमोकोकस और गोनोकोकस, ठीक है। मेनिंजोकोकस को भी ये टारगेट करता है, मेनिंजस का इन्फ्लामेशन जो होता है वो मेनिंजोकोकस की वजह से होता है, तो वो भी सेंसिटिव है इस पर्टिकुलर के अगेंस्ट में। लेकिन अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं स्टेफ्लोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एंड एंट्रोकोकस, ठीक है ना। नाउ इट हैज़ अ वेरी गुड एफिकेसी अगेंस्ट सम पॉजिटिव बैसिलाई जैसे क्लोस्ट्रीडिया, लिस्टीरिया और बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि ये मल्टीपल इन्फेक्शंस में चलाया जा सकता है, ठीक है। एंटेरोबैक्टीरियसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंट है, एंटेरोबैक्टर्स में ये बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम एंटेरोबैक्टर में इसको बिल्कुल यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्यूडोमोनास, प्रोटीएज, क्लेबेसिला और सैल्मोनेला टाइफी जो और बैसिलस फ्रेजिलिस है, ठीक है ना, उसमें भी इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड है। स्पायरोकिट्स में ट्रेपोनेमा पैलिडम और बोरेलिया के अगेंस्ट में भी इसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है। ऑल रिकेट्सी जैसे टाइफस फीवर काउज करने वाला जो है उसमें भी इसकी एक्टिविटी जो है दैट इज लिटिल बिट सीन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे ये काम करता है, तो जनरली ये क्या करता है, इफ्लक्स मैकेनिज्म को बढ़ा देगा, ठीक है। इंक्रीज्ड, यहाँ पर इंक्रीज्ड होगा, ठीक है, तो इंक्रीज्ड, हाँ, तो इफ्लक्स मतलब कि ये जैसे पहले हो रहा था पोरीन चैनल्स के थ्रू ड्रग्स को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। इसके अलावा कभी कभी ये जो परमिबिलिटी है, ठीक है, परमिबिलिटी का मतलब जो ड्रग बैक्टीरिया में एंटर कर रहा है, जो उसको परमिएशन मिल रहा है, अंदर जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, उसको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। कभी कभी ये राइबोसोमल प्रोटेक्शन भी के थ्रू भी काम करता है, यानी कि राइबोसोम्स जो हैं, क्योंकि पूरी रामायण जो है वो कहाँ पर है, राइबोसोम्स के साथ है ना, टीआरएनए के मतलब 30th राइबोसोम के साथ ही जाकर हमारा टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर राइबोसोम को हम प्रोटेक्ट कर लें, अगर बैक्टीरिया प्रोटेक्ट कर ले, तो इसकी वजह से भी जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिल सकता है। और कभी कभी एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स बनाता है बैक्टीरिया जो कि टेट्रासाइक्लिन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाया बैक्टीरिया ने, ठीक है, और वो बैक्टीरिया, वो एंजाइम का काम क्या है, टेट्रासाइक्लिन को तोड़ देना, ठीक है ना। तो ये एक जनरल प्रोसेस देखने को मिलता है। काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जनरली अगर जो फर्स्ट जनरेशन जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन दे आर लेस एब्जॉर्ब्ड बाय द गट, ठीक है ना, इनका ओरल एब्जॉर्प्शन जो है थोड़ा सा डिलेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। फूड इंटरफेरेंस का मतलब आप खाना खाने के 2 घंटे के पहले अगर आप दवाई खा लेते हो तो देयर मे बी ए चांस दैट इट इंटरफेयर विद द फूड, और इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर डिलेड एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे को फर्स्ट जनरेशन टेट्रासाइक्लिन्स के साथ देखने को मिलता है। बट जब हम बात करते हैं मिनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन की, तो ये प्रॉब्लम उनमें बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है और फूड इंटरफेरेंस भी नहीं है जनरली। लेकिन हमें तब भी दवाई खाना खाने के बाद ही, आधे घंटे बाद ही दवाई खानी चाहिए, तुरंत दवाई वैसे भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इसका एक और प्रॉब्लम है कि ये चिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है। अब व्हाट इज द चिलेशन, ठीक है, तो जनरली
टेट्रासाइक्लिन जो आयंस होते हैं, स्पेशली कैटायंस की मैं बात कर रहा हूँ, या जो मिल्क में आयंस हैं, कैल्शियम हो गया, या एंटासिड्स में जो आयंस हैं, ठीक है ना, या आयरन प्रिपरेशंस हैं, उनके साथ ये चिलेट बना लेता है। चिलेट का मतलब कि जैसे मान लो ये कैल्शियम है तो इस तरह से, मतलब सॉरी ये टीसीएन है तो ये अलग अलग 4 कंपाउंड्स आयंस उसके साथ चिपक गए, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। और ये जो चिलेशन होता है, ठीक है ना, दिस में लीड टू द येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, यानी कि येलो टीथ देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन इसलिए दूध के साथ नहीं लेते हैं लोग, ठीक है ना। दूध के साथ नहीं लेने के पीछे लॉजिक क्या है? बिकॉज द मिल्क कंटेन्स द calcium and this calcium will chelate with the tetracycline and that will lead to the बोन ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करेगा और साथ साथ में आपकी येलोइंग ऑफ टीथ भी होगी, ठीक है ना। आपके जो दांत है वो येलोइश कलर के हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, ठीक है। ये लगभग सारे कैविटीज़ में जाता है, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल, यानी कि जो लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स हैं दे हैव अ लार्ज प्रोटीन बाइंडिंग कंपेयर टू द शॉर्टर वन, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, हाँ, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब अगर देखा जाए तो जनरली टेट्रासाइक्लिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? लीवर में, स्प्लीन में, बोन में और टीथ में, ठीक है। इन 4 जगहों पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। वेयर एज मिनोसाइक्लिन एक एक्सेप्शन है जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन फैट में, एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जब ये मतलब हमारे को लोकेशन पता चल गई है कि कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, दैट इज़ नियरली 1/4 ऑफ द प्लाज्मा। सो आप कह सकते हो कि आगे चलकर ये एक ड्रग जो कि ब्रेन इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंट्रासेलुलरी दे हैव अ बाइंडिंग कैपेसिटी विद द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जनरली यूरिन के रास्ते बाहर होते हैं, किडनी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, लेकिन इनका जो डोज है उसको थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ता है। अब एडजस्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपको डोज को टैपर करना पड़ेगा उन पेशेंट्स में जो कि पहले से ही किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रीनल फेलियर के केस में डोज जो है वो एडजस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि डॉक्सीसाइक्लिन के साथ ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर किसी किडनी पेशेंट में आपको टेट्रासाइक्लिन चलाना पड़ जाए तो आपके पास जो सबसे सेफेस्ट चॉइस है दैट इज़ द डॉक्सीसाइक्लिन, बिकॉज डॉक्सीसाइक्लिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो फीकस और बाइल के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द इन्फेक्शन स्पेशली इन द रीनल फेलियर पेशेंट्स, ठीक है। जनरली प्रिपरेशंस की बात कर लें तो ओरल कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, और ये खाने के आधे घंटे से 2 घंटे के बाद ही खाना है, या तो पहले 2 घंटे पहले खा लो या तो 2 घंटे बाद खाओ, ठीक है। मैंने पहले बता दिया क्यों, बिकॉज इट में लीड टू द व्हाट, इट में लीड टू द डिलेड एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद द फूड, ठीक है ना, खाने के साथ इसका इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। IM रूट पर अगर आप देते हैं टेट्रासाइक्लिन्स तो आपको पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्पेसिफिकली टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्रीम्स में भी ये अवेलेबल हैं, बट इनको यूज़ करने के पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हाईली हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रिपरेशंस अवेलेबल, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो ओरल रूट जो है इट इज़ अ चॉइस ऑफ रूट, ठीक है, फॉर द टेट्रासाइक्लिन्स। अगर मान लीजिए कि इन केस अगर ऐसी कोई मॉलिक्यूल है जैसे टेट्रासाइक्लिन है जिनका ओरल एब्जॉर्प्शन कम है, या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसका ओरल एब्जॉर्प्शन कम है, तो आप इसको पेरेंटल रूट से जा सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं एट द साइट ऑफ इंजेक्शन एंड समटाइम्स दे आर वेरी पेनफुल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है कहानी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। IM जो है वो रिकमेंडेड नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है। लोकल प्रिपरेशन में सेंसिटाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आप टॉपिकल प्रिपरेशन के साथ जा रहे हो तो वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है
वो 250 और 500 मिलीग्राम कैप्सूल्स में अवेलेबल है, और वायल में जनरली इट इज़ अवेलेबल इन द 50 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन स्किन ऑइंटमेंट में भी आता है और आई ऑइंटमेंट में भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन जो है दैट इज अवेलेबल इन द 250 एंड 500 मिलीग्राम कैप्सूल्स, ठीक है, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट एंड द आई क्रीम्स, ठीक है ना। अब डिमिक्लोसाइक्लिन की बात करेंगे तो ये अवेलेबल है 130 to 300 मिलीग्राम कैप्सूल्स में, और डॉक्सीसाइक्लिन जो है दैट इज अवेलेबल इन द 100 मिलीग्राम कैप्सूल्स, एंड मिनोसाइक्लिन इज अवेलेबल इन द 550 एंड 100 milligram capsules, and minocycline and doxycycline have the higher potency compared to the older ones, ठीक है ना। अब ADR की बात कर लेते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने पहले बताया फर्स्ट जनरेशन जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं थोड़ा सा वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, पैरेलल में डायरिया, इरिटेशन, इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिटी भी देखने को मिलती है बिकॉज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर लिटिल बिट टॉक्सिक टू द लीवर, ठीक है, स्पेशली फैटी लीवर और नेक्रोसिस कॉज करते हैं, ठीक है। रीनल टॉक्सिटी भी देखने को मिलता है, ठीक है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि किडनी के साइड से कंप्रोमाइज्ड हैं या फिर जिनका रीनल इम्पेयरमेंट है ना, उनका फंक्शन जो है रीनल किडनी फंक्शन वो इम्पेयर्ड है, ठीक है ना, या फिर जो डायबिटीज़ इंसिपिडस से सफ़र कर रहे हैं उन केसेस में भी हमको इनका जो डोज है वो टैपर करना पड़ता है या फिर कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है दैट इज़ द फैंकोनी सिंड्रोम, ठीक है। अब व्हाट इज़ द फैंकोनी सिंड्रोम? So Fanconi syndrome is you can say caused due to the use of the expired tetracycline, यानी कि कई बार आप कुछ लोग एक्सपायर्ड मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक है ना, उनकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है आपके उस पर टैबलेट के स्ट्रिप पे, ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग उसको खा लेते हैं, और आप कह सकते हो कि एक्सपायरी डेट जो है उसकी सेल्फ हाफ लाइफ के लिए है, मतलब सेल्फ लाइफ के बताता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में वो टॉक्सिक भी होता है, कुछ में नहीं भी होता है, बट टेट्रासाइक्लिन के साथ स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम होता है कि अगर एक्सपायर्ड होने के बाद आपने टेट्रासाइक्लिन खाया तो 99% चांसेस हैं दैट यू विल बी गोइंग विद द सफ़र विद द फैंकोनी सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है जनरली, तो इसमें पॉलीयूरिया यानी बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एसिडोसिस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि जो एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन था उसने आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी भी कहते हैं, जो कि किडनी का एक पार्ट है, उसको फंक्शन को क्या कर देता है, इम्पेयर कर देता है, ठीक है। और उसके इम्पेयरमेंट की वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जिसको पॉलीयूरिया बोला, एसिडोसिस एंड पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टूथ डिस्कलरेशन भी कॉज करता है ये, यानी कि अगर आपने दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन खाया तो देयर में बी चांस दैट येलोइंग ऑफ द टीथ विल बी सीन, अलॉन्ग विद दैट डिफॉर्मेशन ऑफ टीथ इज ऑल्सो सीन, ठीक है। आप दूध के साथ खाओ टेट्रासाइक्लिन, दांत तो पीले होंगे, साथ साथ में आपकी हड्डी भी कमज़ोर होगी, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि बच्चों में इसलिए टेट्रासाइक्लिन जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। फोटोटॉक्सिटी है स्पेसिफिकली किनके साथ, जो कि लॉन्ग एक्टिंग हैं, जिनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे मिनोसाइक्लिन है ना, या डॉक्सीसाइक्लिन है ना, तो उनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जनरली होता क्या है, जब आप इसको इस ट्रीटमेंट पे होते हो टेट्रासाइक्लिन के, तो आपको सनबर्न होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर दूं तो डॉक्सीसाइक्लिन और डिमिक्लोसाइक्लिन के साथ ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वेस्टिबुलर टॉक्सिटी भी होती है। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी का मतलब हो गया कि आपके कान में जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का मतलब हो गया एक ट्यूब है छोटी सी पतली सी, उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, वो बहुत सारे फंक्शंस करती है। अब अगर टेट्रासाइक्लिन एक्युमुलेट होने लगा वहाँ पर, तो दैट में लीड टू द वर्टिगो, अटैक्सिया और निस्टेगमस, ठीक है ना, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको। और साथ साथ में आपको कभी कभी एंटी एंटाबॉलिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक हार्मोन्स की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो भी ये सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
Now, what are the therapeutic uses? So, it is very effective in the chlamydial urethritis and endocervicitis, ठीक है। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, जो कि एक एसटीडी है, जो कि कॉज होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। एटिपिकल निमोनिया में यूज़ करते हैं, यानी अगर आपको नहीं पता है कि किस की वजह से हुआ है तो वहाँ पर भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। स्पेसिफिकली आप माइकोप्लाज्मा को यहाँ पर ब्लेम कर सकते हैं। कॉलरा में यूज़ करते हैं जहाँ पर स्टूल वॉल्यूम कम हो गया है। ब्रुसेलोसिस और प्लेग में भी, स्पेशली कौन सा प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक है ना, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। नाउ इसके अलावा रिकेट्स में भी, जैसे रॉकी माउंटेन फीवर है, उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। रिलैप्सिंग फीवर स्पेसिफिकली ड्यू टू द बोरेलिया, ठीक है ना, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं उनकी वजह से ये देखने को मिलता है, तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ड्यूडेनल अल्सर में चलाते हैं, चॉइस ऑफ ड्रग है। एमीबियासिस, एंटी अमीबिया हिस्टोलाइटिका की वजह से डायरिया होने लग जाता है। मलेरिया में भी ये चॉइस ऑफ ड्रग है, और एक्ने वल्गेरिस में भी कुछ कंडीशंस में डॉक्टर इसको चलाते हैं। इंटरेक्शंस की बात कर लें तो इट हैज़ अ इंटरेक्शन विद द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन सच एज कोलेस्टेरामिन एंड द कोलेस्टिपॉल। एंटासिड के साथ बिल्कुल मत दीजिए, मल्टीविटामिन के साथ मत दीजिए, और वारफेरिन के साथ मत दीजिए। अगर दिया तो इंटरेक्शन होंगे और साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रिकॉशंस मैंने पहले बताया, 8 साल के अंदर अगर बच्चा है तो प्लीज़ डू नॉट गो विद द टेट्रासाइक्लिन। प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं, लैक्टेशन में बिल्कुल नहीं, रीनल अगर फेलियर है वहाँ पर भी नहीं, और अगर हेपेटिक इंपेयरमेंट है तो वहाँ पे भी नहीं। एक्सपायरी डेट के बाद बिल्कुल नहीं लेना है, सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं, और आयरन सप्लीमेंट और एंटासिड के साथ भी इसको हम नहीं लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।